नमस्कार। भारत ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा उपमहाद्वीप है। आज हम भारत को सिर्फ एक नक्शे की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि इसकी आत्मा में उतरेंगे, इसकी अनगिनत कहानियों को, इसके अजूबों को जानेंगे। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प सफर पे निकलते हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हम सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं देख रहे हैं, हम उन करोड़ों लोगों की धड़कनों को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने हजारों सालों से इस जमीन को अपनी कहानी से सींचा है। किसी भी देश को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? उसकी आत्मा को छूना। और किसी देश की आत्मा बसती है उसके प्रतीकों में, उसके सिंबल्स में। तो आइए भारत की आत्मा के इन झरोखों से झांक कर देखते हैं कि ये हमें अपने बारे में क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं प्रकृति के प्रतीकों से, और ये है जंगल की शान, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। ये सिर्फ शक्ति और सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत के सफल वन्यजीव संरक्षण का जीता जागता चेहरा भी है। एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के 70% से ज्यादा बाघ हमारे ही जंगलों में बसते हैं। और ये देखिए, हमारी विरासत का प्रतीक राजसी हाथी। ये सिर्फ बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि सदियों से भारतीय संस्कृति, धर्म और त्योहारों का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। यह हमारी परंपराओं की भव्यता को दिखाता है। और हाँ, अपनी सुंदरता से मन मोह लेने वाला ये शानदार मोर, जो हमारे देश की जीवंतता को दिखाता है। इनके साथ ही अमरता का प्रतीक बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति की तरह गहरी और फैली हुई हैं। पवित्रता का प्रतीक कमल, जो कीचड़ में खिलकर भी बेदाग रहता है। और हमारी जीवनदायिनी माँ गंगा, जो सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अच्छा, अब उन प्रतीकों की बात करते हैं जो भारत के शासन और उसकी सोच की नींव हैं। एक तरफ है हमारा राष्ट्रगान, जन गण मन, जो देश की विविधता में एकता का गान है। और दूसरी तरफ है हमारा राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा और जुनून का जबरदस्त स्रोत बना था। और ये है हमारे देश का मूल मंत्र, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जो हमारे तिरंगे और अशोक स्तंभ के साथ मिलकर हमें याद दिलाती है कि हमारा देश कितनी मजबूत नैतिक बुनियाद पर खड़ा है। तो इस मजबूत दार्शनिक बुनियाद के बाद चलिए अब भारत की जमीनी हकीकत को देखते हैं, इसका विशाल और विविध भूगोल। अब हम इसे आंकड़ों की नज़र से देखेंगे ताकि इसकी विशालता को सही मायनों में महसूस किया जा सके। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। कल्पना करना भी मुश्किल है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रूस को छोड़ दें तो पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप इसमें समा सकता है। जरा सोचिए, इस विशाल जमीन पर कितने शहर होंगे, कितने गांव, कितनी नदियां और कितने जंगल बसे हुए हैं। और इस विशाल क्षेत्र को प्रशासनिक तौर पर 28 राज्यों, जिनकी अपनी चुनी हुई सरकारें हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, में बांटा गया है। हर एक की अपनी अलग पहचान, अपनी बोली और अपनी संस्कृति है, जो मिलकर भारत की विविधता में एकता की खूबसूरत तस्वीर बनाती है। देखिए, भारत की जमीन सिर्फ विशाल नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से विविध भी है। ये डोनट चार्ट बताता है कि कैसे हमारे देश का लगभग 43% हिस्सा हरे भरे उपजाऊ मैदान है, जो करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। वहीं 28% हिस्सा खनिजों से भरपूर पठारी है, जो उद्योगों की रीढ़ है। और बाकी 29% हिस्से में हरी भरी पहाड़ियां और दुनिया की छत कहा जाने वाला हिमालय है। ठीक है, तो अब हमें भारत के आकार का एक अच्छा खासा अंदाजा हो गया है। तो क्यों ना अब इसकी सीमाओं की एक यात्रा पर निकला जाए। हम जमीन और समंदर दोनों रास्तों से गुजरेंगे। अगर हम जमीनी सीमाओं को देखें तो भारत 7 देशों से जुड़ा है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और जहां हमारी संस्कृति की गहरी छाप दिखती है। और सबसे छोटी पर रणनीतिक रूप से बेहद अहम सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो हमें मध्य एशिया से जोड़ती है। अब जमीन से चलते हैं समंदर की ओर। भारत को प्रकृति का एक अनमोल तोहफा मिला है, 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी तटरेखा। ये सिर्फ खूबसूरत किनारे नहीं है, बल्कि ये सदियों से व्यापार, संस्कृति और विचारों के लेन देन के दरवाजे भी रहे हैं।
तो हमने सीमाओं का एक पूरा चक्कर तो लगा लिया, पर सवाल ये है कि इन सीमाओं के अंदर हमारा देश असल में कितना लंबा और चौड़ा है। चलिए अब भारत के इस विस्तार को नापते हैं और इसके चारों कोनों को ढूंढने निकलते हैं। ये आंकड़े भारत के असली आकार का एहसास कराते हैं। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। ये लगभग दिल्ली से मॉस्को तक गाड़ी चलाने जैसा है। और वहीं पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक देश की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। वाकई एक छोर से दूसरे छोर तक मौसम, भाषा सब कुछ बदल जाता है। तो आखिर है कहाँ ये चारों छोर? भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर है। पश्चिम में सबसे दूर है गुजरात का गौहर मोती। पूर्व में जहां देश में सूरज की पहली किरण पड़ती है वो जगह है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। और सबसे दक्षिणी छोर पर है कन्याकुमारी, जहां 3 विशाल समुद्रों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का अद्भुत संगम होता है। लेकिन ठहरिए जरा, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या कन्याकुमारी ही सच में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। जी नहीं, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो दरअसल मुख्य भूमि पर है ही नहीं। वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दुख की बात है कि 2004 की सुनामी के बाद इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया, लेकिन ये आज भी हमारे देश का सबसे दक्षिणी छोर है। तो चलिए एक बार फिर इन जरूरी आंकड़ों को देखते हैं, लेकिन इस बार इन्हें सिर्फ नंबर की तरह नहीं बल्कि भारत की विशालता की कहानी के रूप में। कुल क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर, प्रशासनिक इकाइयां 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर, और हाँ, 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक शानदार तटरेखा। ये आंकड़े भारत की भव्यता को बयां करते हैं। और आखिर में हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये नक्शा, ये आंकड़े, ये प्रतीक, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता विचार है। तो अब सवाल ये है, हम सब मिलकर इस विशाल भूगोल और गहरी विरासत के साथ भारत के भविष्य को कैसा आकार देंगे? इस पर सोचना तो बनता है।